सब फ्रेनिक एब्सेस, जिसे दबिला, तहतुल, दियाफ्रागमा भी कहते हैं। इसे देखने से पहले हमें सब फ्रेनिक स्पेस की सर्जिकल एनाटॉमी को जानना ज़रूरी है। सब फ्रेनिक स्पेसेस जो होते हैं ये 5 किस्म के होते हैं, जो कि अपर एब्डोमेन में डायफ्राम और लीवर के दरमियान मौजूद होते हैं। और ये 5 स्पेसेस जो होते हैं ये पेरिटोनियल फोल्ड्स के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। इन्हें दरअसल 4 नामों से जाना जाता है: राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल, लेफ्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस और मीडियन एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस। यहाँ हम देख सकते हैं, ये है लेफ्ट इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, एंटीरियर वाला। इसी तरह से लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, और इधर है ये लीवर के पीछे राइट पोस्टीरियर और लीवर के आगे राइट एंटीरियर। ये राइट लोब ऑफ लीवर से रिलेशन में होता है, तो वो स्पेसेस कहलाते हैं राइट इंट्रापेरिटोनियल स्पेसेस। और वो 2 स्पेस जो लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर से कनेक्टेड होते हैं, तो लीवर से जो आगे की तरफ मौजूद होता है वो लेफ़्ट एंटीरियर, और लीवर के लेफ़्ट लोब से जो पीछे की तरफ मौजूद होता है ये वाला स्पेस, ये कहलाता है लेफ़्ट पोस्टीरियर। ये लेसर सैक भी कहलाता है। और राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस को मॉरिसन्स हेपेटोरिनल पाउच भी कहते हैं। ये लीवर और किडनी के दरमियान होता है, इसीलिए इसको हेपेटोरिनल पाउच कहते हैं। सबसे पहले राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल सबफ्रेनिक स्पेस, इसकी बाउंड्रीज देखे जाए, लाइज बिटवीन राइट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। तो ये है, हम देख रहे हैं राइट एंटीरियर। तो राइट एंटीरियर जो होता है ये मौजूद होता है डायफ्राम और लीवर के राइट लोब के बीच में। ये स्पेस जो होगा ये है राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। पीछे की तरफ एंटीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। और लेफ़्ट साइड में फॉल्सिफेम लिगामेंट, इसके लेफ़्ट साइड में फॉल्सिफेम लिगामेंट और पीछे की तरफ ट्रायंगुलर लिगामेंट और कोरोनरी लिगामेंट, ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इस स्पेस में एब्सेस बनने के जो कॉजेज़ हैं वो है कोलेसिस्टाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, परफोरेटेड डुओडेनल अल्सर। इन डिसीज़ेस की वजह के नतीजे में राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में एब्सेस फॉर्म होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला लेफ़्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। ये बाउंड होता है अबाउट डायफ्राम एंड पोस्टीरियरली विथ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लेसर ओमेंटम, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। और राइट साइड में फॉल्सिफेम लिगामेंट और लेफ्ट साइड में स्प्लेन। तो लेफ़्ट एंटीरियर हम देखेंगे, लेफ़्ट एंटीरियर ये वाला जो स्पेस होता है ये स्पेस, तो इसमें पीछे की तरफ जो है लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर, साइड में ये यहाँ पर ये है फॉल्सिफेम लिगामेंट।
इसके बाद नीचे की तरफ पोस्टीरियरली लेसर ओमेंटम, स्टमक, सारी चीज़ें बाउंड होती है। राइट साइड में फार्सिफम लिगामेंट और लेफ्ट साइड में स्प्लेन। ये राइट साइड में फाल्सिफम लिगामेंट और लेफ्ट साइड में स्प्लेन। पोस्टीरियरली स्टमक, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। एंटीरियर राइट, एंटीरियर लेफ्ट इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, लेफ्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस भी जिसे हम कह सकते हैं। इसमें एब्सेस फॉर्मेशन के जो कॉजेज़ हैं वो कॉमन कॉजेज़ जो होता है गैस्ट्रिक्टोमी के बाद, या फिर डिस्टल पैनक्रेटेक्टोमी के बाद, या फिर लेफ्ट कोलेक्टोमी, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव यहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, चाहे वो स्टमक हो या पैनक्रियाज या कोलॉन से रिलेटेड सर्जरीज हो, स्पेशली लेफ्ट साइड का जो कोलॉन है, तो ये कॉज करते हैं एब्सेस फॉर्मेशन इन लेफ्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में। अब आता है राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, जिससे रुदरफोर्ड मॉरिसंस हेपेटोरिनल पाउच भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा स्पेस होता है और ये राइट लोब ऑफ लीवर और डायफ्राम के दरमियान होता है, और स्पेशली ये राइट लोब ऑफ लीवर के नीचे मौजूद होता है। ये स्पेस बाउंड होता है इंफीरियरली हेपेटिक फ्लेक्सर एंड ट्रांसवर्स कोलॉन के ज़रिए। मीडियली, इस स्पेस के मीडियली सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम होता है और लेटरली एब्डोमिनल वॉल होती है। मतलब ये जो स्पेस होगा इसके मीडियली सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम मौजूद होगा और लेटरली एब्डोमिनल वॉल, और इस स्पेस के नीचे की तरफ हेपेटिक फ्लेक्सर एंड ट्रांसवर्स कोलॉन मौजूद होंगे। इस स्पेस में राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में एब्सेस बनने के जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो है एपेंडिसाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, एपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, परफोरेटेड डुओडेनल अल्सर, क्योंकि इसकी मीडियली डुओडेनम मौजूद होता है। इस तरह से अपर एब्डोमिनल सर्जरीज जो होती हैं उसके बाद भी एब्सेस फॉर्मेशन जो होता है वो राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में होता है। अब लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस, ये बाउंड होता है आगे की तरफ लेसर ओमेंटम और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक के ज़रिए। इसके पीछे पैनक्रियाज, सुप्रारीनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी मौजूद होती है। इसके राइट साइड में फोरामेन ऑफ विंसलो थ्रू विच इट इज़ कम्युनिकेटेड विद द ग्रेटर सैक। लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल सैक जो होता है ये ग्रेटर सैक से कनेक्टेड होता है फोरामेन विंसलो के ज़रिए, जो कि इसके राइट साइड में मौजूद होती है। आगे की तरफ लेसर ओमेंटम और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, पीछे की तरफ पैनक्रियाज, सुप्रारीनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी मौजूद होती है। अब इस स्पेस में एब्सेस फॉर्मेशन जो होता है वो मोस्टली सीडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियाज या फिर परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर के नतीजे में होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन स्टमक से होता है और पीछे की तरफ पैनक्रियाज मौजूद होता है। अब आखिरी स्पेस है मीडियन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस है जिसे बेयर एरिया ऑफ लीवर भी कहते हैं, मतलब लीवर का वो हिस्सा जो कि पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है। इसी वजह से ये
ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कहलाता है। ये बाउंड होता है ऊपर की तरफ अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, नीचे की तरफ लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। मतलब कोरोनरी लिगामेंट के अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है मीडियन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस। इसके लेफ्ट साइड में इंफीरियर वेना कावा मौजूद होता है। कॉमन कॉजेज जो होते हैं मीडियन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में एब्सेस फॉर्मेशन के, ये अमेबिक एब्सेस या पायोजेनिक लीवर एब्सेस बन सकता है इस जगह पर। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये डायरेक्ट इन्वेजन हो सकता है पैथोजेंस का, या फिर कोई एब्डोमिनल पेनिट्रेटिंग इंजरी हो। ये डायरेक्ट इन्वेजन जो होता है वो किसी एब्डोमिनल पेनिट्रेटिंग इंजरी के नतीजे में, या फिर परफोरेशन ऑफ एनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑर्गन लाइक स्टमक, डुओडेनम एंड इंटेस्टाइन, या फिर ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल जैसे कि ड्रेन, डायलिसिस ट्यूब वगैरह। ये सारे कॉज करते हैं डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया और पैथोजेंस। या फिर लोकल एक्सटेंशन हो जाए, ये सेकंड हो सकता है मोड ऑफ इन्फेक्शन, लोकल एक्सटेंशन ऑफ एनी सराउंडिंग इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फ्लेम्ड नेबर ऑर्गन जैसे कि अपेंडिसाइटिस, या फिर फॉरेन फ्रॉम डिवेटिलाइज्ड गट वॉल जैसे कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो डिवेटिलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होता है इंटेस्टाइन का वो हैम्पर होता है और उसकी जो सेल्स होते हैं वो नेक्रोसिस का शिकार होते हैं और डिवेटिलाइज्ड हो जाते हैं, या फिर फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए। तो पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन जो था वो डायरेक्ट इन्वेजन है, दूसरा है लोकल एक्सटेंशन ऑफ एनी इन्फेक्शन, तीसरा है थ्रू ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो पैथोजेंस हो गए या फिर जो इन्फेक्शन ब्लड में होगा वो लीवर एब्सेस और सबफ्रेनिक एब्सेस का कॉज करता है। इसी तरह से एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबफ्रेनिक एब्सेस के डेवलपमेंट में। इसी तरह से इस्चेरिचिया कोलाई, एंटेरोकोकाई, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, बैक्टीरियोइड्स वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबफ्रेनिक एब्सेस फॉर्मेशन के लिए। तो दीज आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब देखते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे मेन फीचर जो है वो फीवर विथ स्वेटिंग। शुरुआत में लो ग्रेड फीवर होता है और कंटिन्यूअस होता है, लेकिन लेटर स्टेज में फीवर जो है हाई ग्रेड होता है जिसके साथ चिल्स और राइगर मिलेगा, और साथ में यहाँ पर हिस्ट्री मिलेगी हेल्थ के डिटोरिएशन की, या ये बहुत ही तेज़ी से होती है विथ वास्टिंग एंड एनोरेक्सिया। पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और इसके अलावा वास्टिंग मिलेगी, वीकनेस मिलेगी। इसके अलावा शोल्डर पेन मिल सकता है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम बाय पस की वजह से। जब डायफ्राम का इरिटेशन होता है तो इसके नतीजे में शोल्डर पेन क्यों मिलेगा, क्योंकि सेंसरी फाइबर ऑफ फ्रेनिक नर्व जो होती है C3 और C4 के सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं ये इनकी नर्व सप्लाई डायफ्राम को भी होगी और शोल्डर को भी होती है। इसी वजह से जब डायफ्राम इरिटेट होता है
तो शोल्डर पेन भी होने लगता है। लोकल एग्जामिनेशन में आएगा, टेंडरनेस मौजूद होगी एपिगेस्ट्रिक रीजन में जब हम डीप पाल्पेट करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे हम इसमें, सबसे मेन है ब्लड एग्जामिनेशन। इसमें ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा और न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे, जिसमें स्ट्रेट एक्सरे ऑफ एब्डोमेन कराने पर अगर राइट साइड में सबफ्रेनिक एब्सेस मौजूद है तो राइट डोम ऑफ डायफ्राम जो है वो एलिवेटेड मिलेगा, और अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट लोब के ऊपर वाला जो पार्ट होगा डायफ्राम का वो एलिवेटेड मिलेगा, जिसे हम एलिवेटेड क्रॉस ऑफ डायफ्राम भी कहते हैं। इसी तरह से चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि कोई रिलेटेड पैथोलॉजी हो तो उसे हम डायग्नोज कर सकें, और इसी तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा CT स्कैन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इसके ज़रिए हो सकती है, और फ्लोरेसेंट रेडियोग्राफी करते हैं जिसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल का इस्तेमाल होता है। आइसोटोप इमेजिंग करते हैं, स्कैन कर जो होता है इसमें गैलियम 67 साइट्रेट या फिर आइरिडियम 111 का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैनेजमेंट देखते हैं। जब कभी जिस्म में कहीं पस मौजूद होगी तो उसका मेन ट्रीटमेंट यही है टू इवैक्यूएट द पस। इसके लिए हम एक जुमला कहते हैं, वेयर देयर इज़ अ पस इट शुड बी इवैक्यूएटेड। अब हम पस को दो तरीके से ड्रेन कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ड्रेनेज या फिर ओपन ड्रेनेज। परक्यूटेनियस ड्रेनेज जो होता है ये चॉइस ऑफ थेरेपी है। इसको हम USG या CT स्कैन की मदद से कर सकते हैं। 90% केसेस जो होते हैं वो सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं परक्यूटेनियस ड्रेनेज के ज़रिए। लेकिन इसमें जो इंडिकेशन है वो है यूनिलोक्यूलर एब्सेस, मतलब जो सबफ्रेनिक एब्सेस होगा इट शुड बी यूनिलोक्यूलर, मतलब इसमें सिर्फ एक लोक्यूल मौजूद हो, मल्टीलोक्यूलर नहीं होना चाहिए, वरना चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है वो कम हो जाएगा और रिकरेंस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इनएडिक्वेट ड्रेन होगा जो कि साइनस या फिस्टुला का कॉज बनता है। नाउ टाइप्स ऑफ कैथेटर्स यूज्ड इन केस ऑफ परक्यूटेनियस ड्रेनेज। तो इसमें पिगटेल कैथेटर, ट्रॉकर कैथेटर या सम्प कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये लेस इन्वेजिव मेथड है। पेशेंट को इसमें फुल्ली एनेस्थेटाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिगटेल कैथेटर जो होता है ये स्मॉल ट्यूब होता है जिसका इस्तेमाल बाइल, यूरिन, पैनक्रियाटिक फ्लूइड और एब्सेस को ड्रेन करने के लिए किया जाता है। इसको जो है वो एक टेक्निक होती है, सेल्डिंगर्स टेक्निक के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। सेल्डिंगर्स टेक्निक जो होती है इसमें पहले जो थिक पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसको इंसर्ट करते हैं पेन की तरह, और उसके बाद ये पिंकिश पार्ट जो होता है इसको इसमें से इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रॉकार कैथेटर इस ये 12 से 16 फ्रेंच नंबर का जो ट्रॉकर होता है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका टिप जो होता है वो पेन की तरह दिखाई देता है। सम्प कैथेटर, इसमें डबल ल्यूमेन होता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि हम इरिगेशन और साथ में ड्रेनेज दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अलाउ करता है गुड सक्शन को।
इंडिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ कैथेटर। एक्चुअली हम जब सब फ्रेनिक एब्सेस को ड्रेन करते हैं तो वहाँ पर हम कैथेटर जब तक एब्सेस में पस का फॉर्मेशन हो रहा है वो ड्रेन आउट होता रहे। तो अब हम कैथेटर को रिमूव कब करेंगे? जब दिन में इसका जो ड्रेन है या अमाउंट ऑफ पस है वो 10 ml से कम हो जाए। दैट मीन्स ड्रेनेज लेस दैन 10 ml पर डे। एक्चुअली जो कैथेटर होता है वो ट्यूब के ज़रिए किसी बैग से कनेक्टेड होता है जिसमें हम डेली देखते हैं कि 24 आवर में कितना अमाउंट ऑफ पस एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हुआ है। अगर पर डे ये पस जो है 10 ml से कम होगी तब हम कैथेटर निकाल लेंगे। और अगर पेशेंट को फीवर ना हो, पेन ना हो और WBC काउंट जो है वो जब हम रिपीट करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन या कंप्लीट ब्लड काउंट तो उसमें WBC जो है वो उसका अमाउंट जो है वो नॉर्मल हो। दैट मीन 4 से 11,000 पर क्यूबिक mm। अब सेकंड मेथड है ओपन ड्रेनेज। तो ये मेथड जो है वो मल्टी लोक्यूलेटेड एब्सेस में आइडियल होता है। परसिस्टेंट फिस्चुला डिस्चार्जिंग पस या फिर थिक विसिड कंटेंट हो तो इन तीनों कंडीशन में ओपन ड्रेनेज किया जाता है। एक्स्ट्रा सीरस अप्रोच किया जाता है। एंटीरियर सबकोस्टल और पोस्टीरियर सबकोस्टल स्पेस जो होता है फ्रॉम बेड ऑफ 12th रिब के ज़रिए हम सब फ्रेनिक एब्सेस को ड्रेन करते हैं। इंट्रापेरिटोनियल अप्रोच में एब्सेस ड्रेन बाय लेसर सैक एंड कनेक्टेड विद बावेल दैट डिस्चार्ज पस और बाइल। दो अप्रोच होता है, एक एक्स्ट्रा सीरस अप्रोच और एक इंट्रापेरिटोनियल अप्रोच। जो एक्स्ट्रा सीरस अप्रोच होता है वो एंटीरियर सबकोस्टल या फिर पोस्टीरियर फ्रॉम बेड ऑफ 12th रिब से किया जाता है। जो इंट्रापेरिटोनियल अप्रोच होता है ये लेसर सैक जो कि कनेक्ट होता है बावेल दैट डिस्चार्ज पस और बाइल। पोस्ट ऑपरेटिव हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है, डेली क्लीनिंग और ड्रेसिंग करनी है और स्टेराइल टेक्निक्स शुड बी यूज्ड।